नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। जब से केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ परियोजना की घोषणा की है, तब से लेकर अब तक बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने इस योजना का विरोध ही किया है और पुनर्विचार करने का केंद्र से अनुरोध किया। लेकिन पार्टी सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मसले पर रहस्यमयी तरीके से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जो उनके सत्ता में सहयोगी बीजेपी के लिए मुश्किल का कारण बनती जा रही है। हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार में देखने को मिली। इस बीच बीजेपी और जेडीयू में तल्खी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने जेडीयू पर प्रशासन की अनदेखी के आरोप लगाए, वहीं जेडीयू ने बीजेपी को अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए कहा। प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को लेकर दोनों ही दल के नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्निपथ सेना भर्ती योजना पर बिहार में जारी प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को लेकर राज्य में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन के इशारे पर लोगों को निशाना बनाना ये गलत है। पुलिस के साथ एक विशेष पार्टी के कार्यालयों को दर्शकों के रूप में कार्य करना ये भी गलत है। जो भारत में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। संजय जायसवाल के बयान के बाद बिहार के जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना पर संदेह दूर करने के बजाय बीजेपी प्रशासन पर आरोप लगा रही है। नीतीश कुमार प्रशासन को संभालने में सक्षम है। ऐसे में एक बात साफ है कि नीतीश की चुप्पी से पार्टी को जनता के बीच काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और भाजपा जहां अलग थलग पड़ गई है, तो दूसरी ओर प्रशासन को जितनी सख्ती प्रदर्शनकारियों पर बरतनी चाहिए, उसका अभाव साफ साफ दिखता है। खासकर पिछले 2 हफ्तों के दौरान जैसे रेलवे को निशाना बनाया गया, उससे तो साफ था कि प्रशासन चाहती तो शायद इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। हो सकता है संजय जायसवाल, आप तो सरकार चला रहे हैं, संजय जायसवाल सरकार नहीं चला रहे हैं। संजय जायसवाल को या पार्टी को, किसी को प्रेसिडेंट है, लगेगा कि इन बातों पर हमको कहनी चाहिए, तो आपको कहेगा नहीं। कुटकुटाता क्यों है? आप उसको संशोधन कीजिए। काफी आपत्ति जेडीयू ने इस पे अपनी, उनके आपत्ति से कुछ नहीं हो रहा। विपत्ति में रहने वाला आदमी आपत्ति, अभी विपत्ति में है, अपने पार्टी के अंदर विपत्ति में है। वो अपने विपत्ति को अपने पास रखें। ये भारतीय जनता पार्टी उनके विपत्ति में कोई आपत्ति लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को अगर लगता है कि उनके घर पे जो अटैक हुआ उसमें सरकार साइलेंट है, तो हो सकता है कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर एंटी सोशल को पकड़ने के लिए नया का पुलिस के बहाली हुआ है। एंटी सोशल भी वही पुलिस पकड़ती है। किसी के घर पर अटैक कर देगा, पुलिस देखते रहेगी, नहीं बोलेगा। कुशवाहा जी तो बोलते हैं हर एक घर में ऐसे लोग होते हैं, माइंड करने की जरूरत नहीं। किसका आप नाम ले लिए कुशवाहा का? ये जो घरे घरे रोज दिन घूमते रहता है, जीभ में पानी टपका के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, पूछता कोई नहीं है। प्रकरण को देख करके हमारा यही मानना है कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया। अगर एक मुश्त ये सारे ऐलान सभी राजनीतिक दलों को विश्वास पे लेकर, नौजवानों को विश्वास में लेकर के अगर किए गए होते, तो इसकी व्यापक प्रतिक्रिया इस कदर नहीं होती। इसलिए कि ये देश के अलग अलग हिस्सों में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के तौर पर उभरा और कुछ गुमराह तत्वों ने आंदोलन को हिंसात्मक बनाने की कोशिश की है। इसलिए ये बार बार जो थोपने की प्रवृत्ति है, बजाय इसके संवाद बढ़ाने की जरूरत है एनडीए सरकार को। एक प्रायोजित ढंग से जानबूझकर केंद्र सरकार की एक बहुत ही श्रेष्ठ योजना को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ युवा इन लोगों के माध्यम से बरगलाए भी जा रहे हैं। एक बार कम से कम अग्निवीर और अग्निपथ की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। पहला अफवाह उड़ाया जा रहा है कि सेना में नौकरियों को कम किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा झूठ है। सेना में नौकरियां उतनी ही रहेंगी। अब इतना ही होगा कि पहले आप फिजिकल पर एग्जामिनेशन देते थे, मेडिकल टेस्ट देते थे, रिटर्न परीक्षा देते थे, और उसके बाद
कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता था, 90% बच्चे तब भी सिलेक्ट नहीं होते थे और वह घर में बैठ जाते थे। इस अग्निवीर योजना में उस 90% बच्चों में भी जो फिजिकली फिट हैं उनको काम करने का मौका मिल रहा है। और यह जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का 4 वर्ष का रिक्रूटमेंट होगा और उनसे जो हर वर्ष संख्या सेना में जाती है वह तो लगातार जाएगी, उसमें कोई कमी होने नहीं जा रही है। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। मनु जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अरुण कुमार जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। और आनंद सनवारिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनपी न्यूज़ पर। मनोज जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। बिहार में आप और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है सर, वैसी तस्वीरें और किसी राज्य से सामने नहीं आ रही हैं। ये किसका फेलियर है कि आप वहां पर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं संभाल पाए और इस बीच बीजेपी और जेडीयू आपस में लड़ना शुरू हो गई है? देखिए, कानून व्यवस्था की बात जहाँ तक है जी, पहला दिन समझते समझते और जिस तेजी से ये आक्रोश उत्पन्न हुआ वो चला गया। और आज भी तो बिहार बंद, कल भी तो बिहार बंद था, आज भी तो भारत बंद है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है तो कहाँ किसी तरह कोई घटना घट रही है। अब सम्मानित हमारे साथी दल को अगर कोई तकलीफ है, कोई बात है, तो उसको अपने स्तर से, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत करके रखना चाहिए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कोई ऐसी बात कही ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो आया हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार अगर नहीं करने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो छात्रों युवाओं को सामने आकर बताना चाहिए। तो कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी कि जो इस तरह की बात उठेगी। पल्लवी जी देखिए, आप किसी भी तरह के काम लेते हैं, अगर वो काम सक्सेस हो जाता है तो सारा लाभ, सारा क्रेडिट आपको चला जाता है, और जब वो काम समाप्त हो जाता है तो आपके साथ काम करने वाले लोगों के ऊपर ये ठिकाना भी फोड़ा जाता है। तो इसलिए आपस में बैठकर जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, और हमारा तो मानना है कि अगर ये अग्निपथ बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लोगों के लिए है, लेकिन हम लोगों को समझा पाने में असफल साबित हुए। इसको लाने से पहले जिस तरह से आज अग्निपथ आया है, और जब छात्र युवा या लोग इसके पीछे आए हैं सड़क पर, उसके बाद से इसमें तरह तरह के एविडेंस किया जा रहा है। इसमें तरह तरह के बातें सामने उभर के भी आ रही है कि फलना मंत्रालय ने कहा, फलना मंत्रालय ने कहा, फलना स्टेट के मुख्यमंत्री ने कहा। अगर इस चीज को लाने से पहले अगर हम सर्वदलीय बैठक नहीं करते। मनोज जी, और चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हुए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आप जरा अपनी बात थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए, मुझे बाकी दोनों मेहमानों का भी रुख करना है। वही कहा कि आज सेना के नाम पर आज इस तरह से टीका लेकर हो रही है, वो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी भी मामले पर तीनों सेना के जवान, तीनों सेना के सेनाध्यक्ष जनता के बीच आए हैं। अगर यही स्थिति ये जलाने से पहले अगर हम छात्र युवाओं को इसके मूल स्रोत को सामने रखे होते तो आज हमको इसमें बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार सेना के प्रवक्ताओं को सामने लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ तक है कि इस देश में संख्या है, अगर साल भर के लिए भी एक निजी कंपनी के द्वारा कोई नौकरी का वैकेंसी दिया जाएगा, उसमें भी लाखों लोग अप्लाई करेंगे, तो वह बात नहीं है। लेकिन ये इस भूल को हमें स्वीकार करना चाहिए था कि देश के ऐसे मसले जो सीधे देश के राष्ट्र हित से जुड़े हैं, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हैं, उसको पहले संसद में विश्वास पे लाना चाहिए था।
और अपने कम से कम सहयोगी दलों के विश्वास के साथ मिलाकर ये राउट हुआ होता तो आज देश को इतनी बड़ी क्षति नहीं पहुंची। आनंद जी, आपके सहयोगी दल ही इस पूरी स्कीम से सर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और आप बीड़ा उठाकर बैठे हैं कि हम सारे युवाओं को समझाएंगे। कम से कम अपने सहयोगियों को तो विश्वास में लीजिए सर, उसके बाद देश की जनता आपके विश्वास में आ पाएगी। पल्लवी जी, मैं अभी मेरे साथी मनोज जी यादव जी को सुन रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको स्कीम के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है और इनको डिफेंस के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। मैं आर्मी में नौकरी कर चुका हूं। डिफेंस जो है एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। डिफेंस में जो भर्तियां होती हैं, जो भी कार्यक्रम डिफेंस का होता है, वो डिफेंस का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये जो रिक्वायरमेंट आज खड़ी नहीं हुई है। मैं मनोज जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ये मामला 1989 से उठ रहा है। अगर कोई ना समझ पाए तो वो कल की जो पत्रकार वार्ता हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों के तीनों आर्मी के लोग, बड़े ऑफिसर आए थे और वो ऑफिसर जिसने ये योजना बनाई है, उन्होंने सारा कुछ बताया है। 89 में एक कारगिल युद्ध के बाद एक कारगिल कमेटी बनाई थी, मैं आपके माध्यम से सबको बता देना चाहता हूं, और उसमें ये रिकमेंडेशन किया गया था कि भारतवर्ष की सेना की जो एज है वो 32 साल की एज है, जो एक लड़ाकू के लिए बहुत ज्यादा है। उसको कम करने के लिए निर्णय लिया गया और 89 से लेकर के अभी अब 22 हो गया। 14 जून 22 तक वो काम नहीं हो पाया और वो सिर्फ इतना ही हुआ कि जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो ट्रूप्स को कमांड करते हैं, उनकी एज तो कम हो गई। सारे वर्ल्ड में पल्लवी जी जो फाइटर, जो लड़ाके जवान होते हैं, उनकी उम्र 22 या 24 साल तक की है। तो भारत सरकार ने नहीं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मैं लेट सीडीएस रावत जी का मेंशन करता हूं कि अब की जो उन्होंने जो मेहनत करी, 3 जनरल्स ने मेहनत करी, उसके बाद ये रूप निकल के आया है अग्निपथ का। और इसका एक ही मकसद है कि भारतवर्ष की सेना को यंग करना, उसकी उम्र 21 साल करना। और अभी मेरे साथी मनोज जी कह रहे थे कि जो चेंजेस हो रही हैं वो सिर्फ ड्यू टू दिस एजिटेशन से नहीं हो रही। कल पत्रकार वार्ता में सारे पत्रकार वहां बैठे थे और वो क्लियर कर दिया गया था कि जब भी कोई नई चीज आती है उसमें टीजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि आपकी बातें चलिए सर मान भी लेते हैं, लेकिन फिर घूम फिर कर वही बात आएगी ना कि आप एक जगह पर सरकार चला रहे हैं और जो वाकई में बिहार में हो रहा है वो पूरे देश में कहीं और नहीं हो रहा। तो उस बिहार की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है कि जेडीयू की है? और अगर दोनों की है तो दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? पहले कानून व्यवस्था संभाल लो। आए दिन वहां पर आगजनी हो रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई कार्रवाई ना होना, प्रशासन में सख्ती का अभाव दिखना, ये सब क्या दर्शाता है? आपसे समन्वय कैसे कम हो सकता है आनंद जी? पल्लवी जी, हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं। बयान देखिए उठाकर आनंद जी। नहीं, जो दो ग्रुप बैठ करके सरकार बनाते हैं, यही एक खूबसूरती है गठबंधन की कि देखिए दोनों दोस्तों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो लोकल सरकार की होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं, हमारे ही बच्चे इन्वॉल्व हैं, हालांकि उनको बरगला दिया गया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनका एजेंडा ही एक ही एजेंडा है कि वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट लेकर के आएंगे कोई भी अच्छा काम होगा। मैं कह रहा हूं कि 24 तारीख को एयरफोर्स की भर्ती हो रही है और आप 24 तारीख के बाद एक डिबेट रख लीजिए। उस दिन जितनी एप्लीकेशन जवानों की एयरफोर्स की भर्ती के लिए आएंगी और उसके 2 दिन के बाद आर्मी की भर्ती हो रही है, उसके बाद नेवी की भर्ती हो रही है, तो जितने लोग, ये मैं मानता हूं कि देखिए हमारे हर एक साल में करीबन 60 या 70 हजार जवान रिटायर होते हैं, तो हर एक साल हम करीबन 70 हजार लोगों को भर्ती करते थे।
2014 जनवरी से 2022 से पहले, लेकिन 2 साल से वो भर्ती रुकी हुई है। उसका कारण कोरोना रहा है और ये सब क्लियर कर दिया गया है कि जिस तरह से ये अग्निवीर बनेंगे अग्निपथ के द्वारा 1 दिसंबर को कोर्स शुरू हो रहा है। आप आने वाले समय में देखिए ये सारे बच्चे उस अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं और भारतवर्ष की फौज के अंदर नौकरी कोई पे के लिए नहीं जाता है। और देखिए वहां जाता है, सर, तो देखिए ऑप्शन होता है ना, तब लोग ऑप्शन चूज करते हैं। अब ऑप्शन ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पंजीकरण करवाएंगे और भर्ती प्रक्रिया जो शुरू होगी उसमें अपना कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे। वही मैं कह रही हूँ ना सर, विकल्प अब उनके पास बचा नहीं है कुछ। लेकिन मेरा आज का मुद्दा ये था कि बिहार सरकार में अब एनडीए में इस तरह की खटपट देखने को क्यों मिल रही है, हम क्यों कानून व्यवस्था मिलकर नहीं सुधार पा रहे। अब आपने एक बात कही कि बच्चों को बरगलाया जा रहा है, कुछ राजनीतिक दल इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। आप तक आवाज मिल रही है अरुण जी मेरी? अरुण कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अरुण जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? आवाज आ रही है। बताएं अरुण जी, आप पर सीधे सीधे ये आरोप लगा है कि बिहार में जो स्थितियां खराब हो रही हैं वो आप करवा रहे हैं, आप छात्रों को बरगला रहे हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें आपके भी कार्यकर्ता शामिल हैं। ये कौन आरोप लगा रहा है? कौन नहीं लगा रहा है सर? सत्ता पक्ष में जितने भी बैठे हैं वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि माहौल खराब करने में आपका हाथ है। सत्ता पक्ष का काम ही है यही कि अपनी गलतियों को पक्ष पर डाल देना और अपनी राजनीतिक गोटी फेंकना, यही काम रह गया है। अपनी गलतियां तो कहते नहीं है। मैं कहता हूँ कि अग्निपथ योजना तो लाई गई, तो अग्निपथ योजना में ये अपने कैबिनेट के सदस्य तो विचार विमर्श किए ही नहीं, ये अपने सहयोगी दलों से तो विचार विमर्श किए ही नहीं। ये सीधे सीधे तुगलकी फरमान मोदी जी का आता है कि हाँ ये हो गया, जीएसटी लागू हो गया, नोटबंदी लागू हो गया और ये अग्निवीर लागू हो गया, योजना लागू हो गया। क्या ये सब सरकार ऐसे चलती है क्या? सरकार लोकतंत्र से चलती है, लोकशाही है, यहाँ लोक का महत्व महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तो राजशाही और राजठाठ ही बड़ा अपना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आज जो स्थिति अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर अपने सहयोगियों से पूछ करके योजना लागू की होती तो आज जदयू ऐसा बात नहीं कहते कि इस पर पुनर्विचार कीजिए, लेकिन तो जदयू से भी नहीं पूछे। जदयू छोड़ दीजिए, इनके जो मंत्री हैं बीके सिन्हा, जो सेना रक्षा ये केंद्र का विषय होता है। अभी अरुण जी ने ये बात कही, उन्होंने भी कहा कि हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। तो जब इनके मंत्री कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है तो क्या करिएगा? आप तो विपक्ष पर ही कहिएगा कि अब तो यही रह गया कि कुछ भी हो तो कह दीजिए, अगर कहीं से कुछ होना तो ये तो विपक्ष का काम है। तो सत्ता पक्ष का क्या काम है? आपका किस काम है? आप किस लिए बैठे हैं? क्यों जनता आपको बैठाई? अब मेरी भी बात सुन लीजिए अरुण जी। अभी आनंद जी ने ये बात समझाई है कि सेना और देश की सुरक्षा केंद्र का विषय है, इसमें सहयोगी दलों के साथ किस तरीके से चर्चा हो सकती थी। और आप पर ये तो लगातार आरोप लग रहे हैं कि जो हुड़दंग मचाया जा रहा है इस समय बिहार में वो आप लोगों के द्वारा प्रायोजित है और कुछ कोचिंग संस्थानें भी ऐसी हैं जो ये पूरा का पूरा हुड़दंग मचवा रही है और दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिर पुनः उसी पर आप चले आए। हम कह रहे हैं कि सरकार ने क्यों ऐसा किया कि ये हुड़दंग हुआ। ये तो सारी सरकार की गलतियां हैं। सरकार को सोचनी चाहिए कि ये जो हम ला रहे हैं लोगों को, पहले लोगों के बीच में ले जाते हैं, इस पर बहस होती, इस पर सभी लोग को राय दिया जाता, उसके बाद किया जाता तो सभी लोग इसको समझते। आज तो ये किसी को मालूम ही नहीं है कि ये योजना से कहाँ से लाए, क्या किए, क्या नहीं किए, कैसे। ये तो तुगलकी फरमान है मोदी जी का। इसका तो विरोध जो हो रहा है नेचुरली विरोध है और ये बिहार में ही नहीं हो रहा है। आप गलत बोल रही हैं पल्लवी जी, पूरे देश में हो रहा है, लेकिन जो बिहार में हो रहा है वो पूरे देश में नहीं हो रहा है। राजस्थान मैं आपकी ही बात पर आ रही हूँ सर, पूरे देश में विरोध हो रहा है इस योजना का, लेकिन जो बिहार में हो रहा है वो पूरे देश में नहीं हो रहा है। बिहार में हर स्टेशन पर जिस तरीके से ट्रेनें फूंकी जा रही हैं वो देश के अन्य हिस्सों में आपको इस कदर हालात नहीं दिखेंगे।
ट्रेनें फूकी जा रही है। हम लोग देखिए किसी भी हिंसा का विरोध करते हैं, शुरू में ही मैंने बोला कि राष्ट्रीय जनता दल हिंसा में विश्वास नहीं करती है, या हिंसा के रास्ते पर चलकर अपना गांधीवादी तरीके से आंदोलन को हम समर्थन करते हैं। हम किसी भी ट्रेन जलाने या बस जलाने या सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को जलाने के पक्ष में नहीं है। और हम लोगों ने इसका सभी लोगों के साथ कह दिया कि ये अगर प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला था उस प्रकार से युवा आंदोलन। चलिए आनंद जी। जी, मुझे बड़ा अचंभा लगा है पल्लवी जी कि मेरे साथी आरजेडी के नेता जो कह रहे हैं कि हम लोगों से सलाह नहीं की। अरे हम लोगों से क्यों सलाह करिएगा? आपने जदयू से क्यों नहीं सलाह किया? अरे सुनिए, आपने मंत्री जब आप अरे सुन लो भाई, सुन लो, आप हमसे सलाह नहीं लिए, ये गलत पा रहा हूँ। जिस तरह से भारत बिहार की जनता ने आप लोगों को धूल चटाई है, मैं वो बात समझ पा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग क्या है, मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। पीछे नहीं पूछ लगी धरिएगा तो आप ठीक है अरुण जी एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। जब आप बोल रहे थे नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कह रहे थे, हिटलरवादी कह रहे थे कि हमारा और जेडीयू में लड़ाई हो गया है, ये आपके एक डे ड्रीमिंग है, आपके दिवा स्वप्न है। जेडीयू और बीजेपी बहुत अच्छी तरह से गठबंधन बना के बैठे हुए हैं। आपकी हताशा मैं समझता हूँ। आपसे या किसी से, जब आर्मी का मैंने बताया पहली बारी कि आर्मी एक सब्जेक्ट है जो कि एक्सपर्ट लोग ही डिसाइड करते हैं, इसमें पॉलिटिकल डिसीजन एमपी और एमएलए ने बताया कि सीडीएस से 3 वर्किंग जनरल्स ने और 89 का आपको याद होगा आरजेडी के नेता साहब, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, वो कारगिल का युद्ध मैंने लड़के देखा है। मैं फौजी रहा हूं, मुझे पता है फौज क्या होती है। आप पॉलिटिकल लोग जो हैं इस वक्त सिर्फ जब क्योंकि उन बच्चों को बरगला दिया गया, जो देखिए भारतवर्ष की सेना में आने का एक ही क्राइटेरियन होता है डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन को क्योंकि वो बच्चे, मैं मानता हूं कि वो बच्चे 2 साल तक अपना कमाई करके 70% लोग गांवों से आते हैं और अपना घर बेच के, खेत बेच करके वो कोचिंग सेंटर में आकर के ये लेते हैं। और अचानक उनको लगा कि क्योंकि वो ये मेंटल पिक्चर बना के चल रहे थे कि हमें 17 साल की या 15 साल की नौकरी के लिए भर्ती किया जाएगा। लेकिन ये जो अग्निपथ योजना है पिछले 89 से लेकर के अब तक के, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस फौज को यंग करना है हमने। वहां पॉलिटिकल लोगों से पूछ के नहीं है। आप देखिए पॉलिटिक्स में तो आप बैठ करके 80 साल की भी पॉलिटिक्स कर पाओ, बट जहां लड़ाई करनी होती है, मैंने लड़ाई करके देखी है 71 की वॉर की। जब हाइट पे आप 22,000 फुट पे जाओगे ना, तो एक जवान आदमी चाहिए। 32 साल की एज थी इस रेगुलेशन से पहले। इसके बाद ये चीज जो है 21 ईयर हो जाएगी। देश के लिए अच्छा, और आपको तो एक ही है कि नरेंद्र शुक्लवादी ऑर्डर पास करता। अब थोड़ी जहां भी प्रॉब्लम होती है अपनी रोटियां से देखिए। आपके मुजारे में पत्रकारों ने उन लोगों को पूछा कि क्या आपके बारे में पता है? तो नहीं जी, हमें तो थे, और हमने कहा कि जिंदा ये हिंसा जो है, ये जो फौजी जवान भर्ती के लिए आए वो हिंसा नहीं कर रहे हैं जिस तरह के लोग हैं, चलेगा आपको। और अभी पल्लवी जी आपने कहा कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि ये जवान जो है 4 साल के लिए। मैं कह रहा हूं कि 4 साल में भर्ती होने वाला, मैं लेमैन में समझाता हूं कि एक बाप के 2 बेटे हैं। देखिए नौकरी की एज आती है करीबन 24-25 साल में, उसके पहले उसको पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है। जो 4 साल का बच्चा यहाँ पे आएगा उसको करीबन 30,000 40,000 पे और बाप के ऊपर अपने पिताजी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और वो जब 4 साल की नौकरी, मैं मानता हूँ 75% लोग बाहर आ जाएंगे, सिर्फ 25% रहेंगे, तो कहाँ नहीं
फिर में एक हीरा ऑफ कंपटीशन आएगा कि मैं 25 साल तो ये सारी बातें आपको समझानी पड़ेंगी ना सर, जैसा कि आप अभी यहाँ बैठकर समझा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रही है बच्चों को, क्योंकि कुल मिलाकर बात यही है ना, उन्हें दिख रहा है कि हम सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, तो 4 साल के लिए मैं आप बात तो मान रहा हूँ, और ये भी मैं अपनी कमजोरी भी मान रहा हूँ कि जब वो रैली भर्ती की रैली हो रही थी उस वक्त इनको बताना था कि अब ये जो 15 साल वाली भर्ती नहीं होएगी, अब अग्निवीर वाली भर्ती होगी। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि जब पॉलिटिकल लोग ही हमारे उन जवानों के साथ ये करना चाहेंगे जिनको के आर्मी के वो जवान ये भी तो पूछ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लोग 5 साल के लिए चुने जाते हैं, हमें तो आप 5 साल के लिए भी नहीं चुन रहे, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है कि 5 साल के लिए क्यों नहीं आप करवाना चाहते उनसे नौकरी। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उनकी एजिटेशन सही है, और उसको हमारे जो अपोनेंट हैं, जो देश के अपोनेंट, मैं बीजेपी के अपोनेंट नहीं कह रहा, ये जो भी एक्ट हुआ है वो देश के फायदे के लिए हुआ है। ये अग्निपथ मेड इन इंडिया है, फॉर इंडिया है, और इसके आने वाले इफेक्ट सारे वर्ल्ड में 33 ठीक है, लौटती हूँ मैं आनंद जी आपके पास। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? आप पर ही कह दिया जा रहा है सर कि आप ही नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि जनता दल यू क्या जानबूझकर कोई यहाँ भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रही है? जानबूझकर प्रशासन को सख्त होने के लिए नहीं कहा जा रहा कि आप अपने ही सहयोगी दल की बात और उसकी योजना नहीं समझ पाए? नहीं, प्रशासन अगर सख्त नहीं होता तो इससे भी भयंकर तबाही हो। प्रशासन सख्त है, अच्छा। इसका नमूना बिहार बंद और आज भारत बंद के देखने को मिल रहा है। प्रशासन नहीं, अब अगर ये कोई चाहते हो कि छात्र युवाओं की भीड़ पर अंधाधुंध गोली बरसा दिया जाए तो ये संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। संयम बरतने की प्रशासन की जरूरत है। हम तो प्रशासन को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने संयम बरतते हुए कम से कम छात्रों युवाओं की लाश नहीं गिराई। रेल छूटे जा रहे थे, वहां भी आरपीएफ के लोग थे, आरपीएफ के जवानों भी बधाई के पात्र हैं, वो चाहते तो उन पर अंधाधुंध गोली बरसा सकते थे, लेकिन सभी ने संयम कर दिया। लेकिन आनंद जी बता रहे हैं, पता नहीं आनंद जी बिहार से आते हैं या नहीं आते हैं। अगर बिहार से आते तो यहाँ की स्थिति से जरूर वो वाकिफ होते। और जहाँ तक ये है कि ये लॉन्च हुआ, मैं बता रहा हूँ, बल्कि जी की अग्निवीर जो है, अग्निपथ जो है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं सकते। जब हम भी नहीं समझ सके तो आम लोग कैसे इसको समझेंगे? और ये जब लाया गया, अगर इस पर सहयोगी दलों से चर्चा कर ली गई होती, अब इसमें ये कहना कि ये डिफेंस का मामला था, डिफेंस ने बनाई, 1989 से बनाई, वो कमेटी बनी, लेकिन कुछ भी बनने के बाद फिर रक्षा मंत्री के पास आया और रक्षा मंत्री ने इसकी क्लियर किया। तो जब उनके पास आया तो हम कम से कम अपने सहयोगी दल जो सरकार में शामिल थे उनके साथ ही बैठकर चर्चा कर सकते थे। बहुत कुछ सारे ऐसे एसपी लाए हैं, और लाने के बाद जो है उसमें वो इस चीज को हमेशा भाजपा के नेता, जदयू के नेता हर जगह पर कार्यक्रम करके इस स्कीम को बताते रहे हैं। तो इससे छात्र युवाओं में दिग्भ्रमित नहीं हो, उन्हें तो लग रहा था कि जो पिछले साल से है उसमें ये 4 साल कर दिया गया, फिर उसके बाद उसमें 2 साल का बढ़ोतरी, फिर उसके बाद कोई विभाग के मंत्री बोल रहे हैं कि हम इसके जो यहाँ से रहेंगे रिटायर होने के बाद हम उनको अपने यहाँ सरकार को देंगे। अगर ये सब बातें शुरू में क्लियर हो गई रहती और उसके बाद लॉन्च किया गया रहता तो आज ये उत्पन्न नहीं होती, ये हमारा विचार है। लेकिन अब जो हो रहा है उसे रोकने का किसके हक में है सर? फैसला कौन लेगा कि अभी भी ये चीजें खत्म नहीं हो रही? और आपको भी पता है कि आने वाले वक्त में कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि बिहार में प्रदर्शनों का दौर थम जाएगा, या ये जो आगजनी की जा रही है, जगह जगह खड़ी जीप में, खड़ी कार में आग लगा दे रहे हैं, इन्हें आप रोक पाएंगे? इसके लिए जिस तरह से देश की जनता को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री जी,
उस तरह से प्रधानमंत्री जी को देश की जनता को संबोधित करना होगा। इस राष्ट्र की जनता को अगर किसी पर विश्वास है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। अगर सेकेंड के फर्स्ट डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार कहाँ है? किए होते तो नीतीश कुमार कहाँ है? मनोज जी, नीतीश कुमार कहाँ है? इस मसले पर एक भी प्रतिक्रिया ना आना क्या दर्शा रहा है? नीतीश कुमार जी इसको लॉन्च किया है कि नीतीश कुमार जी इस पर कुछ बोलेंगे? अरे सर, इस मसले पर एक भी प्रतिक्रिया ना आना ये क्या दर्शा रहा है? मेरा सवाल तो सुनिए, मैं कौन सा कह रही हूँ कि वो रुकवाएं। हर बात पर प्रतिक्रिया नीतीश कुमार जिस पार्टी उनका राज्य चल रहा है और आप उनका राज्य चल रहा है और आप ये कह रहे हैं कि हर बात पर वो प्रतिक्रिया देंगे। मुख्यमंत्री है ना वो, या विपक्ष में बैठे हैं? मुख्यमंत्री इस पर क्यों प्रतिक्रिया देंगे? किस पर प्रतिक्रिया देंगे? किस पर प्रतिक्रिया देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ पर मनोज जी? एक राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनका राज्य जल रहा है, जगह जगह दंगे की आग भड़क रही है, प्रदर्शन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं, इस पर मुख्यमंत्री क्यों बोलेंगे? ये किस तरह की बात है? परिवार का मुखिया नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? नीतीश कुमार जी बोलने में फटर करने में विश्वास नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी करने में विश्वास नहीं रखते, दिख रहा है वो। उन्हें बस अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी सत्ता बचानी है। खुद बैठकर 718 एफआईआर किए हैं, 700 से ऊपर लोगों की गिरफ्तार की है। ये काम वो कर रहे हैं कि झूठ के इसमें बोलने के लिए जाएंगे। पार्टी है नहीं इसके लिए बोलने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो फिर आप प्रधानमंत्री से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? फिर उनकी पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, वो करेंगे बात। फिर आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री आकर बोले? आपके मुख्यमंत्री सामने ना आए, पता नहीं कहाँ है इस समय नीतीश कुमार। क्यों? वो अपने राज्य की जनता से अपील नहीं कर सकते कि शांति व्यवस्था बनाए रखें? वो अपने राज्य की जनता से अपील नहीं कर सकते कि शांति व्यवस्था बनाए रखें? क्या वो अपने राज्य की जनता से अपील नहीं कर सकते कि शांति व्यवस्था बनाए रखें? क्या उनके हक में इतना भी नहीं है? क्या वो इतना भी नहीं कर सकते? क्या एक प्रतिक्रिया देने में उन्हें इतनी जोर आ रही है कि उन्हें अपना राज्य जलता हुआ देखना अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अपील नहीं कर सकते कि ऐसा ना करें, हम बात करेंगे? उन्होंने प्रशासन के साथ बैठक किया कि नहीं किया? उनको दिशा निर्देश दिया कि नहीं दिया? लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की कि नहीं? कब की? वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं इतनी देर से यही तो कह रही हूँ कि उन्होंने कब आकर कहा कि कब कहा? हमारे पास कोई ऑफिशियल बाइट नहीं है सर, आपके पास है तो दे दीजिए। उन्होंने परसों ही सारे अधिकारियों को बुलाकर उन पर कठोर कार्रवाई करने की कहा। तो ये क्या संदेश जाता है? अरुण कुमार क्या मतलब हुआ? आपके पास ऑफिशियल बाइट है तो जरूर भेजिएगा सर, हमारे पास तो नहीं है। और अगर आप अधिकारियों से अपील कर रहे हैं तो यहाँ अधिकारी नहीं उड़दंग मचा रहे हैं, वहाँ कुछ उपद्रवी हैं, अराजक तत्व हैं, वो उड़दंग मचा रहे हैं। उनसे बात करिए ना, उनको बोलिए कि इस तरह की हरकत ना करें, सख्त रवैया अपनाएं, कठोर कार्रवाई करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो संपत्ति है वो राज्य की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उनके घर की संपत्ति नहीं है जिसे वो आग लगा देंगे। उनको चिन्हित करके गिरफ्तारी किया जा रहा है। अरुण जी, हुए हैं। ठीक है, वो आपका एक बयान बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार क्यों बोलेंगे, वो प्रतिक्रिया क्यों देंगे। अरुण कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, जहाँ तक आप नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ये योजना सरकार ने लागू किया है, केंद्र सरकार ने लागू किया है। इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आकर के बोलना चाहिए। जो जनता सवाल कर रही है, जो विपक्षी दल के लोग सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब कौन देंगे? नीतीश कुमार देंगे। उसका जवाब तो आपको प्रधानमंत्री को ही देना होगा। और आप लोग इस योजना के लिए जवाब देने की बात नहीं अरुण जी, लेकिन अगर बिहार में स्थितियां इतनी विकट हैं तो नीतीश कुमार अपील करेंगे या नहीं करेंगे? वो लोगों को कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि इस तरह का हुड़दंग ना मचाया जाए? आप सरकारी संपत्ति को फूंक रहे हैं। ये जब जदयू का स्टैंड साफ हो गया कि ये इस अग्निपथ योजना को पुनर्विचार किया जाए, तो उस पर अब मुख्यमंत्री बोले या नहीं बोले, तो जदयू का स्टैंड और मुख्यमंत्री का स्टैंड दोनों अलग अलग क्यों होता है? दोनों का स्टैंड एक है। आप भाजपा को और जदयू के स्टैंड अलग अलग है।
और ये मत कोशिश करिए कि ये दोनों का स्टैंड एक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये इसे गोल गोल तरीके से घुमा करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 4 साल के बाद ये जो अतिथि जो घर लौटेंगे तो ये क्या ये सेना का फुल ट्रेनिंग लेकर के लौटेंगे और ये क्या प्राइवेट सेना किसी के बन करके तैयार होगी? अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े लोग प्राइवेट सेना में ये लोग काम करेंगे 7,000 10,000 रुपये मंथली पे, और देश को कहाँ ले जा रहे हैं? देश को गुलामी की ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, आप अपनी बात जारी रखिए अरुण जी। कह रहे हैं कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जनता को बताने का काम करेंगे। ये सब तो फुल ट्रेनिंग 4 साल में आप वो 3 साल ट्रेनिंग करने में उनको लगता है, 1 साल तो ये सेना नहीं कहलाएगी 4 साल। आपको 100 सर्विसेज का ही इतना बड़ा शौक था तो वो जो पहले से जो आयु है, पहले से 3 साल नौकरी कर रहे थे उसमें 2 साल 4 साल कम किया जा सकता था, लेकिन 4 साल का ही नौकरी 100 से भी 100, ये तो जनहित में नहीं है न देश हित में है। ये आप देख रहे होंगे रूस जब आक्रमण कर रहा है वहाँ, तो वहाँ का सेना, रूस के सेना को क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। वही स्थिति भारत की सेना का होने जा रहा है। आप जब वो कंप्लीट होकर करके वो पूरा ट्रेनिंग लेकर तैयार होगा तब जाकर के उसको आप निकाल दीजिएगा। अब ये नहीं बताने का काम किया गया कि ये जो 25% को आप सिलेक्शन किस ग्रेड पर दीजिएगा, जो अफसरों को चमचागिरी करेंगे उसको लीजिएगा कि उसके लिए नहीं सर, ये देखिए ये तो शब्दों का इस्तेमाल ही गलत है, क्योंकि प्रेस वार्ता में सारी चीजें क्लियर करके गए तीनों सेनाओं के मापदंड उसका क्या होगा ये बताने का काम किया गया क्या? ये सब बहुत सारी इसमें फॉल्ट है और तो सबको सुधार करके आपको देखना होगा। दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि सेना को जवान होना जरूरी है, तो जो ये कर्नल है और भी जो अफसर रैंक के लोग हैं कि वो क्यों रहेंगे 7 वर्ष तक सेवा में, उसकी सेवा सर्विस की जाए। आनंद जी। पल्लवी जी, मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं मेजर हूँ, मैंने आर्मी में नौकरी की है, 71 वॉर लड़ा है। मैं अरुण जी को सुन रहा था तो मुझे दुख लगा कि आरजेडी को सेना के बारे में कोई भी सम्मान नहीं है। ये अपने आप को वैसे ही समझते हैं कि जैसे आरजेडी में नेता बनते हैं, अपने नेता की चापलूसी कर करके वो नेता बन जाते हैं। मैं बड़ा ऑब्जेक्शन करता हूं इसको कि कोई भी वहां पे, अरे सुन लीजिए, आपको आर्मी के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि छोड़िए, आपको नहीं पता लड़ाई क्या बॉर्डर पे जाके देखिए, कभी आप बॉर्डर पे गए हैं? अरुण जी कभी बॉर्डर पे गए हैं क्या? कभी राजस्थान देखा है? कभी पहाड़ देखा है? नहीं। आप वहाँ पटना में बैठे बैठे बातें करते, और यही चीजें हैं जो ये बोल रहे हैं, उससे बच्चे जो है बदमाश होते हैं। मैं ये मनोज जी के नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि मनोज जी, पार्लियामेंट, पता नहीं आप लोग को उतना संज्ञान है कि नहीं है, जब भी कोई डिसीजन होता है पार्लियामेंट में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री की, और उसमें आप सब लोगों के मेंबर होते हैं, तो सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये सारा मामला स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस में थ्रो देयर 2 साल तक डिस्कस होता रहा हुआ है। अब आप कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, तो अगर नहीं पता है तो इतना तो अपील करिए कि इस तरह की जलना जो है, जहाँ आग लगाना, संपत्ति, एक इंजन जो है 20 करोड़ का आता है, एक बोगी 18 करोड़ की आती है, ये किसका पैसा? अगर हम ये पल्लवी जी, अगर हम ये जो हिंदुस्तान में होता है और खास करके जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए ये करते हैं, अगर ये बंद हो जाता है तो हमारी जीडीपी, हमारा जो बजट है, उससे ज्यादा नुकसान करीबन 220 इस तरह की जो इस तरह की चीजें हर रोज होती हैं। तो हर एक इस वक्त भारतवर्ष की हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ
नेशन के बारे में सोचना है, लेकिन इनका माइंड सेट तो हो गया है कि मोदी डिक्टेटर है, उसको हटा दो। कल मैं कांग्रेस को सुन रहा था कि किसी तरह सरकार बदल दो, लेकिन बच्चों को भी सरकार बदलने का मौका 2024 में आएगा। मैं आरजेडी को कह रहा हूँ बदल दीजिए। अब मैं यही मनोज जी से भी यही प्रार्थना करता हूँ, और उन्होंने सही कहा है कि वो कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते। बच्चे हमारे ही हैं, ये कोई पाकिस्तान के नहीं है, ये बच्चे जो हैं हमारे हैं। इनको गोली नहीं चला सकते, इनको समझा सकते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे सम्मानीय नेता हैं। सर ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही थी कि हमें गोलियां चलानी है या क्या करना है। एक दिन जब आपने देख लिया कि इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बवाल मचा है, तो आप दूसरे दिन के लिए तैयार रहिए। वो तैयारी में कमी नजर आ रही है। हाँ, मैं नहीं, उसमें देखिए वो तो मनोज जी भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, सबको ही मानेंगे। और इससे क्या होता है कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं ना, उनको एक मसाला मिल जाता है कि वो नीतीश जी सुलझे हुए, बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक है। यस, ये थोड़ी कोताही रही है, इनसे भी कोताही रही है, और हम भी शायद इस अग्निपथ को पूरी तरह से नहीं समझा पाए। बट स्लोली 24 तारीख को ये सब काम ठीक हो जाएगा। और आने वाले समय में मैं सारे पॉलिटिकल लीडर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसमें सपोर्ट करिए, इन बच्चों को समझाइए कि आप 4 साल की नौकरी करके आइए। यहाँ चापलूसी नहीं चलती आर्मी में। अरुण जी, आर्मी में नौकरी करके देखिए आप। 33 कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ कंपलसरी ट्रेनिंग है, ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। 33 कंट्री वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ 2 से लेकर 4 साल तक लोगों को कंपलसरी। उस वक्त मैं तो चाहता हूँ कि भारतवर्ष में कंपलसरी ट्रेनिंग हो जाए, ताकि अरुण जी और मनोज जी वहाँ जाकर के आए तो इनको पता चले कि आर्मी क्या होती है, लड़ाई क्या होती है। और अब जो लड़ाई होने वाली है वो एक इंटीग्रिटी कमांड होगी। मेरे टाइम की लड़ाई 71 की वार लड़ाई डिफरेंट थी, तीनों फोर्स अलग अलग लड़ती थी। कमांड एक होएगी, इंटीग्रिटी कमांड है, और उसी को ये सब करते हुए यंग आर्मी करने के लिए ये सारा अग्निपथ का रिपोर्ट लेकर के आए। मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल लोगों को फौज में 2 साल जाके करना चाहिए ब्रैक। ये चीजें, आर्मी एक बड़ी डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड चीज है, लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। और बच्चों को सबका, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जेडीयू हो, सबको यही कहना है ये हमारे बच्चे हैं, वापिस बिहार नहीं आएंगे। जो 75% जिसको आज अरुण जी कहना चाह रहे हैं कि ये चमचागिरी करके नहीं बन के आएंगे, नो, वो किसी की हमें शर्म करनी चाहिए। एक फौजी को जो वहाँ पे खड़ा होके आपके लिए मरता है। हम ये चीजें सारे फौज के लोग भी 15 लाख लोग सुन रहे हैं। अरुण जी, वो लोग वहाँ बैठे हुए बिहार की रेजिमेंट, बिहार के जो बहादुर लोग हैं, मैंने उनके साथ लड़ाई लड़ी है। बिहार का सैनिक इतना बहादुर है, अपनी जान, कितने वीर चक्कर बहादुर बिहारी लोगों को मिले हैं। तो ये उनका सम्मान करना सीखिए। आर्मी में चापलूसी नहीं चलती है, ये आपकी पार्टी में चलती होगी। आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल यूनिट है, और जो वो आप किसी के लिए जान नहीं देंगे। आपका नेता कहेगा कि जाके गोली खा लीजिए, तो ये चीजें छोड़िए, इस वक्त समझाइए। ठीक है मनोज जी, अभी हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड हो, ये कुछ राज्य आ रही हूँ अरुण जी 2 मिनट का वक्त दें सर, मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास। 2 मिनट का वक्त दें, सवाल सुन लीजिए। मनोज जी, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने ये ऐलान कर दिया है कि जो ये 75% लड़के जो 4 साल बाद फ्री हो जाएंगे सेना की सेवा से, वो राज्य में उन्हें वरीयता के साथ नौकरी देंगे, यानी कि प्राथमिकता पर उन लोगों को रखा जाएगा। क्या बिहार सरकार भी ऐसी कोई प्लानिंग कर रही है, या अभी आप लोगों का स्टैंड यही है कि ये योजना वापस हो जाए? नहीं, मैंने तो कहा कि ये कोई हमारी ये स्टैंड नहीं है कि योजना वापस हो। इस पर पूर्ण विचार की बात कही, और बहुत सारे चीज जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद से इसमें जोड़ा गया उम्र की सीमा का भी जोड़ा गया। कई मंत्रालय के लोगों के द्वारा वहाँ से इसमें घोषणा की गई। और जहाँ तक आनंद जी सेना के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेजर है, वहाँ रहे हैं,
तो इनको भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे परिवार से भी 2 लोग 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। अब तो सेना के बारे में अभी भी हमारे परिवार के 3 लोग सेना में कार्यरत, तो वहां के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी है। अभी इन्होंने कहा कि डिफेंस का तो स्टैंडिंग समझाइए। काउंसिल होता है, स्टैंडिंग काउंसिल होता है, उसमें सारे दल के लोग उसमें शामिल हैं। भाजपा के किसी नेता ने ये क्यों नहीं बयान दिया कि ये जब आया था तो डिफेंस के स्टैंडिंग काउंसिल से पारित किया गया था, जिसमें सारे दल के लोग इसमें थे, तो जनता क्या समझेगी? जनता को समझाना है, न कि हमें समझाना है। तो हमें तो पहले भी जब ये लॉन्च हुआ, ये जब घटना हुई, तो हम लोगों ने ये लगा कि पूरे जो बिहार में इनके सहयोगी दल हैं, सभी दलों ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इस पर कोई विचार हो। लोगों को लगा कि रात तक तो इस पे फैसला होगा। दूसरे दिन जब इस पर कोई प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई इस पर नहीं आया, तो दूसरे दिन हम लोगों ने एक्शन में लाया। तो फिर आते आते तक प्रशासन को नीतीश कुमार जी ने पूरे जिलाधिकारी और डीएम को स्पष्ट निर्देश देकर उग्रवादियों आतंकवादियों के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी फैलाने हैं, उसके खिलाफ कठोर कदम उठाने का काम किया। वही इसी का नतीजा है कि विपक्ष के लोगों के शामिल होने के बाद भी बिहार बंद के दिन और बिहार भारत बंद के दिन कहीं कोई घटना नहीं घटी। ऐसी कोई बहुत घटना को छोड़कर हमने एफआईआर किया, हमने 700 से ऊपर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। तो हम तो प्रशासन है, हम सरकार है, अगर तो हमारा पहले फर्ज होता है कि अपने राज्य को बचाना। और ये नीति निर्धारण की जो बात है, पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में बात करते हैं, तो ये चीज है। और हमारी तो हमेशा से ही मांग रही, मुख्यमंत्री जी इस पर देख रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ये भी उनका एक रास्ता है। अब केंद्र सरकार को देना है, इस 2 दिनों में कहीं कोई अप्रिय घटना, बहुत बड़ी घटना घटी हो तो आप बताएं पलवी जी, या हमने कहीं एफआईआर नहीं किया हो, ये आप बताएं। हम मैंने एक वीडियो सवाल के किया द्वारा था आनंद जी से, मनोज सबको जी, चिन्हित करके कि उनको गिरफ्तारी कर रहे हैं। आपकी मैं मंशा पर सवाल नहीं उठा रही थी ना, मैं ये कह रही थी कि आप देखते ही गोली मार दीजिए, क्योंकि हम ऐसे देश में नहीं रहते हैं। मेरा सवाल ये था कि जब पहले दिन इतना बड़ा बवाल मचा तो हम दूसरे दिन के लिए कितना तैयार थे। चलिए दूसरे दिन के लिए तैयार नहीं थे, दूसरे दिन भी इतना हुड़दंग मचा, हम तीसरे दिन के लिए भी तैयार नहीं थे। 4-4, 5-5 दिन एक ही जैसे हालात किसी राज्य में बने रहना सवाल उठाएगा। अगर ये किसी और, अगर ये पश्चिम बंगाल में होता तो आप लोग हंगामा मचा देते सर, क्योंकि हमने देखा है बंगाल में जब हिंसा का दौर चल रहा था तो बीजेपी और न जाने कितने राजनीतिक दल पीछे पड़ गए थे। अब जब आपके राज्य में हो रहा है तो आप कैसे इस बात पर सफाई दे सकते हैं कि नहीं हमारी मंशा ठीक है? मंशा आपकी ठीक होगी, आपकी तैयारियां ठीक नहीं है। दूसरे दिन से हमारी तैयारी चालू हुई है, हमने आतंकियों को खदेड़ने का काम किया है, उस पर उनको गिरफ्तारी का काम हमारे दूसरे दिन से ही शुरू हुआ है। ये नहीं हो सकता है, पहले दिन भी उनको रोकने का भरसक प्रयास किया, आंसू गैस किया, आपने फायरिंग की, लेकिन दूसरे दिन से हम पूरी तरह से मुस्तैदी हैं। पहले एक दिन के रात से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया, और दूसरे दिन से हम कंट्रोल में, और आज पूरी तरह से कंट्रोल में है। 700-800 के लगभग में आतंकवादी गिरफ्तार है, और इसमें कौन कौन लोग लगे हुए हैं उनको हम ले रहे हैं। हम केंद्र सरकार को अगर लग रहा होता तो उसी समय सीबीआई को भी दिशा निर्देशित कर सकती थी, बड़े बड़े एजेंसियां थी उसको भी दे सकती थी, लेकिन किसी को आने की जरूरत नहीं थी। बिहार कंट्रोल में है, जिन लोगों ने ऐसा काम किया वो सब आज गिरफ्तार है और गिरफ्तारियां चल रही। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी आनंद जी, उससे पहले एक बार मैं रुक कर लेती हूँ अरुण कुमार जी का, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी, अरुण जी आवाज मिल रही है? अरुण कुमार जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए अरुण जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, बताइए आनंद जी। नहीं, देखिए मैं मनोज जी को कह रहा हूं
कि जो आपके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैंने तो कहा था कि बिहार के जो जवानों के साथ मैंने लड़ाई लड़ी है, उनके साथ मतलब पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी है, और जितने बहादुर लोग, मेरा जो सहायक था वो बिहारी था, नामकुम का था, उसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई। 1971 की बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपको इतना पता है कि आपके घर के लोग फौज में रहे हैं, आप फौज में नहीं गए। मैं सैल्यूट करता हूं बिहार के लोगों को। जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो फौजी ही जानता है, और 32 साल का जो आदमी लड़ सकता है। और अब आपने एक कहा कि जो आपने अरुण जी ने कहा कि अगर जो जो एजिटेशन बढ़ा है तो कंसेशन देनी शुरू हुई है। नहीं, कंसेशन 2 साल से भर्ती बंद थी, इसलिए ओनली एक बार 2 साल की रिलैक्सेशन दी है। जो 2 साल की रिलैक्सेशन आप मेंशन कर रहे हैं वो आगे नहीं मिलेगी। जी, आगे सिर्फ 21 साल तक का ही होगा, और सारे स्टेट सब आगे आएंगे। जैसे अभी पल्लवी जी ने पूछा, बिहार भी आपके ही बच्चे हैं, वो जब वापिस आएंगे 75% आप ही, हमारी एनडीए की सरकार उनको नौकरी में वरीयता देगी, और काफी स्टेट्स ने तो उनको परसेंटेज फिक्स कर दिया है। एमएचए ने सारा सीआरपी में और बीएसएफ में सब में फिक्स कर दिया है। वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, चाहे वो बिहार के। अब वो जो भर्ती होएगी वो सारे इंडिया लेवल पे होएगी। बिहार वाले भी होंगे, हरियाणा वाले भी होंगे। जब वापिस आएंगे उनकी जेब में करीबन 30-40 लाख रुपया होगा, और 4 साल वो डिसिप्लिन सीख करके आ जाएंगे। वो हमारे लिए असट बनेंगे। वो किसी की प्राइवेट आर्मी बनने के लिए नहीं आ रहे। एक फौजी आदमी खुद मुख्तियार होता है इज्जत का। कौन किसकी हिम्मत होती है कि जाके वो जब गोली चल रही हो उसके सामने आए, ये मेरा फौजी है, चाहे वो बिहारी है, हरियाणवी है, सारे स्टेट से आते हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको रेस्पेक्ट करें। ये बच्चों को समझ में आ जाएगी। आने वाले समय में आप सारे लोग ये प्रार्थना करें कि बच्चों ज्वाइन करो। और प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देने के बजाय देर आर 3 जनरल्स ने, कल 3 जनरल ने, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है मनोज जी, उन्होंने एक एक चीज का सवाल बताया है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो 75% लोग जो है 10,000 आदमी बिहार में आ गए हैं, तो क्या आप उनको वरीयता नहीं देंगे? जरूर देंगे। वो हमारे अपने बच्चे हैं। वो 4 साल बॉर्डर की सेवा करके आए हैं, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वरीयता दे दी है, 10% दे दी है। आप भी अनाउंस करिए, यस हम भी वरीयता देंगे। आपके अपने बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। हम लोग अब जिंदगी काट चुके हैं। जो गोली खा करके आता है जो आदमी, खुदा ना खास्ते अगर कोई शहादत पा जाता है, देखिए किसी की शहादत होना बहुत दुख की बात है। 1 करोड़ रुपया सरकार ने रखा है, ये कोई आदमी की, बट कहने का मतलब भारत सरकार ने जितने रिसोर्सेज हैं उसके लिए पूरा किया है। मकसद यही था कि 21 साल की रहे। इसके बाद आते थे, बिहार में आते हैं, आप उनको गले से मिलाइए, उनको नौकरी दीजिए, पुलिस में दीजिए, वो आपके लिए असेट होंगे, मेरी कंट्री के लिए असेट्स होंगे। यही मेरी प्रार्थना सब लोगों से है। इन लोगों के हाथ में मत खेलिए जो आपके और मेरे बीच में मनभेद कराना चाहते हैं। मतभेद हो सकते हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं कहा। ये प्रोसीजर है, कोई कानून बनने से पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, और ये तो 2 साल तक डेलिब्रेट होता रहा। 33 कंट्री की स्टडीज की है। आप मानिए, मेरी तरफ से मैं आपको हाथ जोड़ के सारे पॉलिटिशियन से कहता हूं, इन बच्चों का कैरियर खराब ना होने दीजिए। बिकॉज देखिए, हमने क्लियर कर दिया है कि जिसके ऊपर एफआईआर होगी, जो डिसिप्लिन नहीं मानता, वो देखिए लड़ाई हो रही है, गोली चल रही है, पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है, और वो जाके एजिटेशन कर देगा मैं नहीं जाऊंगा। ये आर्मी में नहीं हो सकता, ये सिविल में ही होता है। और ये जो अग्निपथ की योजना है, ये अग्निपथ की योजना रहेगी ही। इसमें चेंजेस यस आएंगी। हमने तो कहा, कल जनरल ने भी कहा है, आप भी सजेशन दीजिए। नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियंस हैं, आपने सही कहा। और आप, मुझे यकीन है कि आप विद इन 12 आवर्स में ये सारा कंट्रोल कर करके और उनको तैयारी करेंगे भर्ती के लिए, और वो जो जवान जा करके भर्ती करेंगे। मैंने तो बिहार में नौकरी करी है, मैंने देखा है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूं
कि अब आप आरजेडी और देखिए सर, कांग्रेस के राज्य हाथ की में ना खेलें। स्थितियां सुधारनी है तो वो सत्ता पक्ष को आगे आना ही पड़ेगा सर, सीधी सी बात है, उसमें आप विपक्ष से उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब ये दोनों किस तरीके से समन्वय बनाते हैं ये देखने वाली बात है। अरुण जी, अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है। आखिरी कमेंट चाहूंगी सर आपका, क्योंकि समय भी पूरा होने वाला है, बताइए। अभी कह रहे हम इनकी बातों को कि 10% इसमें दिया जाएगा, 10% इसमें दिया जाएगा, तो ये ही बताए कि पहले 10% सैनिकों का आरक्षण नहीं था क्या? पहले भी था 10% सैनिकों के लिए आरक्षण। और अरे अरुण जी, आपकी समझ को मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप उनकी तो आप सुनिए अरे ना, मेरी तो सुन लीजिए, यही तो बात है जो आग लगाती है। बनाने का काम मत कीजिए। आप आग लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले नहीं था। अरे मैं तो इन अग्निपथ की बात कर रहा हूँ। आग लगाइए, टंकी तो हमारी जलेगी, आप भी भारतीय हो, रेल जलेगी तो आपकी जलेगी। ये जो लंबे लंबे जो भाग रहे हैं, मैं तो कहा कि कर्नल और जो भी अफसर क्यों नहीं हो रहा, क्यों सर्विस हो? देखिए अभी स्टेटमेंट में मैं क्या, पल्लवी जी क्या कमेंट करूँगा? कर्नल साहब को निकाल दो 4 साल के बाद। मनोज जी आप बताइए इनको, आप तो आर्मी को उनके कर्नल को। चलिए ठीक है अरुण जी, लेकिन हम फिर भी यही उम्मीद करेंगे कि बिहार में जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, कम से कम इस बवाल को शांत कराने में आप सरकार का जरूर सहयोग करें। जगह जगह सर ट्रेनें फूकी जा रही हैं, सरकारी संपत्ति को आग लगाई जा रही है, तो सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।